हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हमारा चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास और आएगी और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से हर क्लास को देखते रहिए और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। पिछली क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको क्या दी गई है, आपको वहाँ पर दर दी गई है और हमने क्या निकाला था, तो हमने मूलधन यानी धनराशि को कैलकुलेट किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगली क्लास के अंदर हमें धनराशि दी जाएगी और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें ब्याज की दर कैलकुलेट करके लानी है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके उसी एक डिटेल वाले कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। भाई पहली 2 क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बताया, वहां पर आप 3 वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं और मूलधन निकाल सकते हैं। वही सब चीजें आप इस वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया है। तो आज के क्वेश्चन भी हम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है 4,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, SI यानी साधारण ब्याज वो आपको दिए गए हैं 410 और 400 रुपए हैं। तो आपको क्या निकालनी है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है। यानी जैसे हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करके आए हैं, आपको उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दी गई है, 4,000 रुपए की धनराशि दी गई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 4,000। यहाँ पर आपको मूलधन पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्योंकि आपके पास ब्याज की दर नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करके लानी है। तो मूलधन आपको दे दिया गया। भाई कितने साल हैं, तो आप बोलेंगे भी 2 साल हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया और ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। अब आप देखेंगे तो आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है, वो कितना है, 410 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया है, वो कितना है, 400 रुपये। भाई हर केस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, पहले साल दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता चला जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट की हमें सीधी सी बात पता है, ये कैसा रहता है, ये हर साल बराबर रहता है अगर आपकी ब्याज की दर ना बदले। तो फिलहाल ये कितना दिया गया है, ये आपको 400 रुपये दिया गया है 2 साल का। तो भाई अगर ये 2 साल का 400 रुपये होगा तो इसका मतलब ये पहले साल भी कितना रहा होगा, 200, और ये दूसरे साल भी कितना रहा होगा, 200 ही रहा होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 410 रुपये। भैया अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है, तो वो 10 रुपए का अंतर आ रहा है। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो आप कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और यही क्या होता है, यही 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200 और 200 400 और 10 ये हो जाएगा। तो टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 410। इतनी बात आपको समझ में आई। इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब हमें क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब आपके पास कल वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दर थी, यहाँ पर मूलधन नहीं था, आपने दर से मूलधन बनाया था, तो आप उसी दर को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे थे फ्रैक्शन बनाने के बाद, और उसी दर को आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे थे फ्रैक्शन बनाने के बाद। आई होप कि आपको अच्छे से ध्यान होगा कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ से भी हम दर को कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ से भी दर को कैलकुलेट कर रहे थे। और उस दर को हमने क्या बनाया हुआ था, उस दर को हमने फ्रैक्शन बनाया हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से याद होगी अगर आपने पिछली क्लास को देखा है। क्लास नहीं देखी है तो मैं हर बार हर क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालता हूं, वहां जाके आप क्लास को देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमने 200 पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन कैलकुलेट की थी और तब जाके कितना आया था, तब ये 10 आया था। बस आपको यही काम करना है। वैल्यू कितनी है, वैल्यू आपके पास 200 है और यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन कैलकुलेट की थी और तब आपका कितना आया था, तब आपका 10 आया था। ठीक है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,000 पे हमने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन कैलकुलेट की थी, तब क्या आया था, तब 200 आया था। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो हमने 200 की कुछ ना कुछ फ्रैक्शन कैलकुलेट की तो कितना आया, 10 आया। अब ये फ्रैक्शन क्या थी, ये कैसे पता लगेगा, तो भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। फ्रैक्शन आपकी थी 1/20, तो ये फ्रैक्शन है, क्योंकि हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर रहे थे।
अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको वापस परसेंटेज में कैलकुलेट कर दीजिए। मैं इसको काटता हूं तो परसेंट में कितना आ गया, तो परसेंट में 5 आ गया। भाई 5% की फ्रैक्शन ही तो क्या होती है, 1/20 होती है। और यही आ गया आपका आंसर, यानी रेट कितनी आ गई है, तो रेट आ गई है आपकी 5%। आप एक तरीके से क्वेश्चन को और कर सकते हैं, भाई जहां पर मैं 200 की फ्रैक्शन लिख रहा हूं, आप अगर डायरेक्ट वहां पर रेट लिखना चाहते हैं, भाई आप लिखना चाहते हैं रेट की प्रतिशतता निकालनी है, यही तो हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके कितना आया, 10 आया। तो अगर आप प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो आप प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे आप कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से आप 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेट निकाल के ला सकते हैं। ये मैंने फ्रैक्शन से बताया और ये मैंने रेट से बताया। तो जैसा आपको अच्छा लगे आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन से बताया है। तो आप पहले बड़े आराम से फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसी फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 5%। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां से भी समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आप यहां से भी इस दर को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 4000 पे हमने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन या कुछ ना कुछ प्रतिशतता निकाली होगी, तभी तो ये 200 आया होगा। तो अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 4000, उसकी हमने कुछ फ्रैक्शन निकाली, तब कितना आया, तब ये 200 आया। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा 2, 40 को आप नीचे लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1/20। लेकिन ये फ्रैक्शन है, अगर मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी जो रेट फ्रैक्शन से क्या बन जाएगी, अब ये रेट बन जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 5% आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट परसेंटेज पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि आपने 4000 का कुछ ना कुछ R% निकाला होगा और तब वो कितना आया होगा, तब वो 200 आया होगा। ठीक है, तो परसेंट को हटाएंगे, नीचे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 40 से आप 200 को काटोगे तो कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन भी करेंगे। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वहां पर आपको धनराशि नहीं दी गई है। क्या कहा गया है, धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको 200 और 210 रुपए दिए हैं, तो आपको दर बतानी है। तो इस बार धनराशि नहीं दी गई है, तो हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। साथ ही ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से भी आप अपनी रेट को निकाल सकते हैं और आप यहाँ से भी अपनी रेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 5000 रुपए पर 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2000 और 2200 रुपए। क्या पूछा गया है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि मूलधन आपको कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है। कितने साल हैं, 2 साल हैं। पहले वाले साल पर यानी दोनों साल का आपको साधारण ब्याज कितना दिया गया, 2000, यानी पहले साल वो कितना होगा, पहले साल भी 1000 होगा और वो दूसरे साल भी कितना होगा, तो दूसरे साल भी 1000 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। वो कितना है, 2200। तो भैया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, भाई यहाँ पर 200 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो आप नीचे लिखते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000, 2000 और 200 ये हो गए, तो टोटल आपका क्या हो गया, 2200। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर ही तो आप यहाँ पर लिखते हैं, तो वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मान के चलिए आप कहते हैं कि आपको 5000 से कैलकुलेट करना है, तो आपने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाली होगी और वो कितनी आई थी, वो आई थी आपके पास वैल्यू 1000। 1000 से अगर आप 5000 को काटेंगे कितनी बार कट रहा है, 5 बार। इस 5 को जब आप इधर लेके आएंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। लेकिन ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपने किया तो ये कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया 20%। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी रेट बन जाती है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट पर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे 1000, इसकी आपने कुछ ना कुछ रेट की प्रतिशतता लिखी होगी, तब जाके कितना आया होगा, तब जाके 200 आया होगा। प्रतिशत को हटाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आर का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो आर का मान डायरेक्ट आ जाएगा 20%। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको धनराशि नहीं दी गई है, यानी कैसे, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे।
ये आपको नहीं पता। और अगर मुझे क्वेश्चन में दर और धनराशि दोनों निकालने हो तब हम उस आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के सीआई और एसआई आपको दिए गए हैं 210 और 200 रुपए। तो आपको बतानी है ब्याज की दर कितनी होगी। तो भाई इस बार आपको ये प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दिया गया, केवल आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है। कितना दिया गया है, 210 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज कितना है, 200 है। तो भाई हमें तो सिंपल सी एक बात पता है कि जो भी यहाँ आपका साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, बराबर होता है। तो 200 को अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो पहले साल भी 100 बन जाएगा और दूसरे साल भी 100 बन जाएगा। फिर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो जितना इन 2 साल में अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 10 का, वही आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो भैया आप इस बार यहाँ से तो दर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास मूलधन की वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाली थी, या आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ रेट निकाल दी थी, ये आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप फ्रैक्शन से करते हैं तो आप बोलेंगे कि आपने 100 का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाला और वो कितना आया, वो 10 आया। भाई कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, फ्रैक्शन को आप लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। और ये आपकी फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये प्रतिशत बन गया। 10 से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रेट को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे धनराशि भी बताइए कि ये धनराशि कितनी है, ये भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करेंगे, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप लिखेंगे क्या भाई, पी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको पता है कि रेट आपकी कितनी आई है, 10% आई है। तो आप कह सकते हैं कि पी का जो 10% था उसी का मान आप कितना निकाल के लाए थे, 100 निकाल के लाए थे। भाई यही तो कैलकुलेट करना है। आपके पास रेट आ चुकी और जब आपने इस मूलधन का ये 10% निकाला था या 1/10 निकाला था तब वो कितना आया था, 100 आया था। कैलकुलेट करना है तो पी का 10% और पी का 10% आपके पास कितना है, तो वो आपके पास 100 है। ठीक है, तो आप पी को कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल है, आप क्या लिखेंगे, 10। देखिए पी को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे 10%, को हटाएंगे नीचे कितना लिखेंगे, 100, बराबर में इधर भी कितना है, 100 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000 रुपये। फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि आपने पी का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाला था और वो फ्रैक्शन कितना है, तो फ्रैक्शन है 1/10 और इसी 1/10 को कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, 100 आया। तो अगर आप पी निकालेंगे तो भाई 100 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 रुपये। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। परसेंटेज पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको परसेंट का साइन हटाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप फ्रैक्शन पे कैलकुलेट करेंगे तो यही मल्टीप्लाई आपको बाद में करनी पड़ती है प्रतिशत में बदलने के लिए। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वे तीनों ही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एमटीएस और यूपी टेट में आए हुए हैं। तो अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपको मूलधन तो दिया गया, लेकिन अगर आप इन 3 क्वेश्चन में और इन 2 क्वेश्चन में अंतर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिया गया है एस आई और सी आई में कितने का अंतर है, 72 रुपए का। जो अंतर आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ लिख रहे थे वही केवल आपको अंतर दिया गया और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की वैल्यू नहीं दी गई। भाई अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो आप ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब जब ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो अभी हम समझेंगे कि इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट अंतर दिया गया है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं दी गई है। तो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को बताऊंगा और फिर उस कॉन्सेप्ट से एक तरीका निकल के आता है जहां आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इन दोनों क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर वहां से जो एक कॉन्सेप्ट दूसरा निकल के आएगा, जो एक मेथड निकल के आएगा, उससे यही 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर आप लोग कर लेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं दोबारा एक बार। 5000 रुपए पर 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आपको दिया गया है 72 रुपए और आपको निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो भाई अगर आप क्वेश्चन को इसी तरह से लेके चलते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये 5000 मूलधन है जिसको कितने साल चलाया गया, 2 साल चलाया गया।
लेकिन आपके पास ना तो पहले साल का ब्याज है और ना ही आपके पास दूसरे साल का ब्याज है, ये भी नहीं है और आपके पास ये भी नहीं है, यानी आपके पास इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर जब आपने दूसरे साल के बाद यहाँ पर कैलकुलेट किया तब जाके आपके पास वैल्यू कितनी आती है 72। ये आपको पता है कि भाई ये आपके पास क्या है, अंतर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज की दर पूछी गई है। जैसा मैं बता रहा हूँ, पहले मैं एक बार डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट निकलेगा वो आएगा कैसे, और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मैं इसको v मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसकी आप कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाल के लाते हैं और तब जाके आपकी ये वाली वैल्यू आती है। बात सही है भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यानी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, उसकी जब आप फ्रैक्शन निकालते हैं तब कितना निकल के आता है, ये 72 यानी 72 आपका अंतर निकल के आता है। तो इसको आप डाल सकते हैं कि ये आपकी पहली लाइन हो गई। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, भी मान के चलिए आप 5000 रुपये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाल के लाते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है, तो उसकी वैल्यू ये v आती है। भाई 5000 रुपये हम कुछ ना कुछ फ्रैक्शन निकाल के लाते हैं, तब आपका क्या आता है, तब आपका ये v आता है। आपने इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप इस v की वैल्यू को उठाइए और इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा f। भाई इस v की वैल्यू कितनी है, 5000 गुना f है, इसको उठाया और इस v की जगह रख दिया, आगे एक f और बचा हुआ है तो ये हो जाएगा f और बराबर में कितना है, तो यहाँ पर आपके पास 72। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे f का स्क्वायर, f का स्क्वायर बन जाएगा भाई, दोनों f है, इधर कितना हो जाएगा 72 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे f का स्क्वायर, अभी हम फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको अगर आप काटेंगे तो ये कटेगा 2 से 36 बार और ये 2 से कटेगा नीचे 2500 बार। ठीक है, इसी f की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, रूट को इधर भेज दीजिए, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, इसी f को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 36 का कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 2500 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 50। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, 36 लिखा और आपका नीचे कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये आपका क्या है, तो भाई ये आपकी फ्रैक्शन है, हमें क्या निकालनी है, हमें रेट निकालनी है। तो अगर हम रेट निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, भाई रेट प्रतिशत में होती है, तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 12% आएगी। तो किया तो हमने इसी कॉन्सेप्ट से, लेकिन हमें काफी टाइम लग गया अपने आंसर तक पहुंचते पहुंचते। तो ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ये वैल्यू एग्जैक्ट आती कहां से है, लेकिन अब हम यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे और जहां आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा एक बार ध्यान से इस लाइन को आप देखिए, जो ये वाली लाइन है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए। तो भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है f का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है, और इधर कितना लिखा हुआ है, तो इधर लिखा है 72/5000। अब जरा आप इन दोनों वैल्यू को चेक कीजिए कि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, क्या ये आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, तो बिल्कुल दी गई थी। 72 रुपये आपका क्या था, तो ये आपका डिफरेंस था, यानी अंतर था, कितने साल का, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर था 72 रुपये। नीचे आपको क्या दिया गया था, तो यहाँ पर आपको मूलधन, आप देख सकते हैं मूलधन की वैल्यू कितनी है 5000, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, मूलधन दिया गया था। बस ये है आपका कॉन्सेप्ट। आपको केवल कितना याद रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, d/p के बराबर होगा। जरा अब कैलकुलेशन करके देखिए, तो भाई d की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 72, p की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5000। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 5000 है, आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया 36, और नीचे कितनी बार कट गया, तो ये कट गया 2500 बार, भाई 2 से काट दिया, तो वही कैलकुलेशन आ गई। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आप रखेंगे 36 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 2500, बाहर निकालेंगे ये कितना आएगा 6/50। तो ये तुम्हारी फ्रैक्शन आई है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12%। तो वास्तव में जो ये सब मैंने आपको समझाया वो केवल इसलिए समझाया कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, और कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि आपको क्या लिखना है, आप चाहो तो इस स्क्वायर को मत रखिए, आप क्या रखिए, आप डायरेक्ट बात याद रखिए f बराबर d/p, और क्योंकि ये आपका f है तो f अगर आएगी तो आपकी फ्रैक्शन आएगी, और अगर आप उसको रेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि r बराबर क्या हो गया,
आर बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर डी अपॉन पी, यानी जो आपको अंतर दिया जाएगा और जो आपको मूलधन दिया जाएगा वो आप रखेंगे। क्योंकि आप फ्रैक्शन को रेट बना चुके हैं तो आपने क्या कर दिया, 100 की मल्टीप्लाई कर दी है। तो आप ये भी याद रखिए, आप ये भी याद रखिए, दोनों ही सेम है, ये फ्रैक्शन में है और ये रेट में है। फ्रैक्शन का अब ये स्क्वायर हमने इधर भेज दिया, अंडर रूट हो गया। फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करके 100 से रेट में चेंज कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। दोनों कॉन्सेप्ट ही एक है, आप कहीं नोट कर लीजिए, और दोनों से ही आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो चलिए हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, और वो मैं आपको फ्रैक्शन से भी बताता हूँ और मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लिखा है 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तब आपको क्या बतानी है, ब्याज की दर बतानी है। तो अभी मैं आपको दो तरीके बता के आया भाई, या तो आप एफ स्क्वायर बराबर डी अपॉन पी पर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, यानी डिफरेंस, और ये नीचे क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट डी अपॉन पी लिख सकते हो, ठीक है। अंडर रूट के अंदर डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 25, और P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 10,000। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/100। लेकिन ये आपकी क्या है, ये आपकी फ्रैक्शन है। अगर आप इसको प्रतिशत में करेंगे तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो गया तो आपकी R कितनी निकल के आ गई, तो R आपकी 5% निकल के आ गई। तो ये आप कहते हैं कि हमें तो डायरेक्ट किससे करना है, रेट से करना है। तो रेट से करना होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, D अपॉन P, और ये रेट किस में होती है, तो ये प्रतिशत में होती है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके एक ही हैं। आप कैलकुलेट करेंगे, ऊपर कितना है 25, नीचे आपका कितना है 10,000, मल्टीप्लाई में कितना है 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/100। आप देख सकते हैं वही वैल्यू वापस आ रही है। कैलकुलेट करोगे इससे खत्म हो जाएगा तो आर कितना आ जाएगा, आर आपके पास 5% आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेहतर लगता है उस तरीके को आप फॉलो कीजिए। तो ये सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन है तो आपको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करनी है, रेट है तो वो मल्टीप्लाई आप शुरू में भी करके चल सकते हैं। तो आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए इसी क्लास में मैं आपको 3 क्वेश्चन और करा रहा हूं, और वही हमारा डिटेल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया है वही उन क्वेश्चन में भी लगेगा। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए इसी क्लास में 3 क्वेश्चन और आगे कर लेते हैं। चलिए भाई ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी आपके बढ़िया सवाल हैं, और तीनों ही ये आपके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। कैसे करना है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक धनराशि पर 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना है, 2100 रुपए है। आपको क्या बताना है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर पर आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास वो धनराशि नहीं है जिसकी बात की गई है। भाई कोई बात नहीं, धनराशि नहीं है, हमारे पास ब्याज की दर तो है। तो दर कितनी है, 10%। तो हमें सिंपली क्या करना है, 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा 1/10। और उसी डिटेल वाले कॉन्सेप्ट से आप ये आंसर बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो भाई आपको 10% की फ्रैक्शन निकाल दी आपने, कितनी हो गई, 1/10 हो गई। तो कितना टाइम दिया गया है, 2 साल का समय दिया गया है। तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास मूलधन बन जाएगा। आप 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर मूलधन आपके पास 100 बन गया तो आपको सिंपली से कितने साल चलाना है, तो आपको कोई से 2 साल चलाना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो अगर आप पहले साल चलाएंगे तो आपको 100 पर मूलधन पर ब्याज लीजिए, पहले मूलधन पर ब्याज लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 10। तो मूलधन पर आपको कितना ब्याज मिला, 10 मिला। तो जितना ब्याज आपको यहाँ मिलेगा उतना ही ब्याज आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि किस पर ब्याज ले रहे हैं, मूलधन पर ब्याज ले रहे हैं। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आपने दूसरे साल में मूलधन पर तो ब्याज ले लिया, लेकिन अभी आपको पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेना है। और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करेंगे 10 का 1/10। भाई कैलकुलेट करा तो यहाँ से कितना मिला, आपको 1 मिला। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, तो बोलेंगे कि भाई ये बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सब कुछ कल की क्लास में आप लोगों को बड़े आराम से और डिटेल में बता के आया हूँ। तो आप कैलकुलेट करेंगे 10 और 10 20 और 1 21। तो हमारे अकॉर्डिंग जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 21 है। जबकि क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, 2100 दिया गया है। तो 21 की वैल्यू क्या हो गई, 2100 हो गई।
क्या पूछा गया है? उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं 2 साल का आपका साधारण ब्याज कितना होता है। जो ये ऊपर वाली लाइन होती है ये किसको इंडिकेट करती है? साधारण ब्याज को। तो 10 और 10 20, आपको किसका मान निकालना है? आपको 20 का मान निकालना है। भाई कैलकुलेट करेंगे 21 से कटेगा, एक बार 21 का 21, आगे 2 जीरो बच गए, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000 रुपए। और ये आपके पास क्या आ चुका? ये आपके पास साधारण ब्याज आ चुका और यही आपसे पूछा गया है। भाई मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि धनराशि कितनी है, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 21 का मान कितना आया? 2100। तो अगर 21 का मान 2100 है तो क्या आप धनराशि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 100 का मान निकाल सकते हैं। अगर आप 100 का मान निकालेंगे तो 21 से कट रहा है, एक बार 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो जो आपका मूलधन है वो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप लगभग 80 से 90% सवाल केवल इसी कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लेते हैं। समय आपको दिया गया है 2 वर्ष का, रेट आपके पास है 12 सही 1/2% और आपको क्या दिया गया है? वही चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। 2 साल का समय है, रेट 12 सही 1/2% है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? 510 रुपए। वही आपसे पूछा गया है उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। तो भाई रेट है 12 सही 1/2%। तो हम पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज से लेकर अब तक। तो 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। कितने साल आपको दिए गए हैं? 2 साल दिए गए हैं। तो जो आपका मूलधन हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले साल पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 64 का 1/8 निकालना है, कितना आएगा? 8 आएगा। तो अगर यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर भी 8 आएगा। भाई इस कैलकुलेशन को आप बढ़ाना सीखिए, तभी आपकी एग्जाम के अंदर स्पीड बनेगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 का 1/8 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपको क्या दिया गया है? आपको ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 8 और 8 16 और 1 17, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 17 का मान आपको क्या दिया गया है? तो 510 दिया गया है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो आपको कम से कम टाइम एग्जाम के अंदर लगेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 17 का मान कितना है? 510। आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, यानी 8 और 8 16 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कट रहा है भाई? 30 बार। 16 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480 रुपए। चलिए 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिखा गया है समय दिया गया है 2 वर्ष, रेट 4% है और वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। वही काम करना है, आपको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो भाई 4% की अगर फ्रैक्शन ब्रेक करता हूं तो वो आती है 1/25। तो कितना टाइम है? 2 साल है। तो आपका जो मूलधन बन जाएगा कितना बन जाएगा? 625 बन जाएगा। पहले साल पर कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएंगे 25 और 25। भाई 625 का 1/25 निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर में भी 25 आएगा और सेकंड ईयर में भी 25 आएगा। फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 25 का 1/25 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पर ये 1 आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो फटाफट आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो 25 और 25 50 और एक कितना हो गया? 51। हमारे अकॉर्डिंग आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। इसी 51 का मान आपको क्या दिया गया है? 102 दिया गया है। किसका मान निकालना है? वही साधारण ब्याज का मान निकालना है, यानी 50 की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेट करेंगे, 2 बार कट जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 100 रुपये आ गया और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए हैं और वही हम डिटेल कॉन्सेप्ट को बार बार यूज कर रहे हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया, इसके बाद आपकी केवल एक क्लास और बचती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। 6 क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से अपनी बुक से क्वेश्चन को करते रहिए। कोई भी डाउट आपका आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है लोकवानी पाठशाला। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और वो एग्जाम में कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर पाएं। साथ ही एक जानकारी आप लोगों को और देनी है कि आपके 4 चैप्टर अगली क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आने वाले 1 से 2 दिन बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। आप लोगों को बताया भी गया था कि जब हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जो एक ही कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड होंगे,
उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो इन 4 चैप्टर को कंबाइंड करके मैं लगभग आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, ताकि आपके चारों चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन ही आपको लगातार कराऊंगा। तो जो हमारा अगला चैप्टर शुरू होने वाला है वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे, क्योंकि जल्द ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगली और लास्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।